हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यूपी टेट का एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ रहा है। तो इसीलिए हम कुछ दिन के लिए जो है बीपीएससी टीआरई 4 की क्लासेज को होल्ड करेंगे और आप सभी को जो है हम सीडीपी और एसएसटी के जो 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनको हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। बाकी हम आपको जो है साइंस के जो है क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। वैसे आप सभी को पेपर का पैटर्न पता ही होगा। पेपर जो होता है वो 2.5 घंटे का होता है, मतलब 150 मिनट का जो है आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको 30 नंबर जो है आपके सीडीपी से आएंगे, जो सेक्शन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहते हैं। इसके अलावा आपका जो एक लैंग्वेज रहेगी वो कंपलसरी लैंग्वेज है, चाहे आप हिंदी ले लें, ठीक है। हिंदी तो अनिवार्य रहेगी, ठीक है, हिंदी जो है अनिवार्य है। इसके बाद आपकी जो दूसरी लैंग्वेज आती है उसमें आप अंग्रेज़ी, उर्दू या संस्कृत कोई भी एक लैंग्वेज जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 30-30 नंबर का ये हो गया। सीडीपी 30 नंबर की हो गई। एक लैंग्वेज आपकी कंपलसरी हिंदी हो गई जो 30 नंबर की रहेगी। इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के सभी क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा जो है भाषा, जो हमारी दूसरी भाषा रहेगी वो हमारी जो है हम इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू कोई भी भाषा जो हमको आती है वो हम ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका जो चौथा सेक्शन रहेगा वो 60 नंबर के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अगर गणित और विज्ञान से आप हैं, मतलब साइंस स्ट्रीम से हैं, तो आपको गणित और विज्ञान से देखने को मिलेंगे सवाल। और अगर सामाजिक विज्ञान से आप मतलब एसएसटी स्ट्रीम से हैं तो आपको एसएसटी के जो है 60 सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसमें जो है आपको कुछ पेडागोजी के भी सवाल मिलेंगे और कुछ जो है आपको सीधे सीधे जो है एसएसटी के भी सवाल मिलेंगे। तो इसी क्रम में जो है हमारी ये पहली क्लास है आज की। हो सकता है कि अनामिका मैम के द्वारा आपको ये जो है सॉल्व करवाया गया हो। अब देखिए, सीडीपी सभी में कॉमन रहती है। सीडीपी चाहे वो साइंस वाले हों या आर्ट सेक्शन वाले हों, आर्ट स्ट्रीम वाले हों, उन सभी के लिए जो है सेम पेपर रहता है। बदलाव कहाँ पर होता है? केवल और केवल जो 60 क्वेश्चन आते हैं अब उसमें आपका साइंस और जो है मैथ आ जाएगा, और एसएसटी वालों के लिए जो है एसएसटी से संबंधित सवाल आ जाएगा। तो इसी क्रम में हमारी आज की पहली क्लास होने वाली है। आप सभी इस क्लास को अपना प्यार दीजिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। इस क्लास की प्लेलिस्ट जो पहले हमारी क्लासेज हो चुकी हैं उसको भी हम जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। वैसे मैं बता दूं कि ये कौन से बुक से मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ, तो ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है। इस बुक को मैं जो है आपको पूरी बुक जो है मैं आर्ट स्ट्रीम की आपको जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है प्रोवाइड करवा दूँगा। तो जो लोग किताब नहीं खरीदे हैं वो पीडीएफ से जाकर जितने भी आपके PYQ पढ़े हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। एक बार मैं आपको जो है इंडेक्स दिखा देता हूँ कि इस सीरीज़ में हम कौन कौन से एग्ज़ाम के सवाल जो है सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर एक आप देख पा रहे होंगे कि हम जो है उच्च प्राइमरी स्तर का हम बात कर रहे हैं 6 to 8 के लिए, जिसमें आपको जो है 2011 के क्वेश्चन, इसके अलावा 2013 के क्वेश्चन, 2014 के क्वेश्चन और जो है 2016 और इसके बाद जो 16 का जो है विज्ञान वर्ग का, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें तो 2017 के, 18 के, 19 के, 21 के और जो है इन सभी के सवाल हम आपको करवाने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो है फटाफट ऐसे सेशन से जुड़ जाइएगा, इसको स्किप मत करिएगा। हम आपको एक एक क्वेश्चन जो है समझाते हुए चलेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम अपना पहला सवाल देखते हैं। अब देखिए, पहला सवाल है कि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि। अब देखिए, बुनियादी स्तर पर मतलब बेसिक शुरुआती जो स्तर है वहाँ पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर होगा क्योंकि। अब देखिए, जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको जो है थोड़ा सा जो है पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा होता है, क्यों जो है मातृभाषा में शिक्षा देना अनिवार्य है और ये जो है कहाँ कहाँ आपको फ़ायदा कर सकता है या बच्चे के लिए कहाँ कहाँ तक जो है उपयोगी रह सकता है। अब देखिए, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा। देखिए आत्मविश्वास का विकास करेगा, लेकिन ये सटीक आंसर नहीं है। अधिगम को सरल बनाएगा, बिल्कुल अधिगम को सरल बनाएगा, ठीक है। अधिगम को सरल बनाएगा क्योंकि जब उसी की भाषा में आप कोई शिक्षा देंगे या कोई चीज़, कोई बात बोलेंगे तो उसको ज़्यादा समझ में आएगी। लेकिन आपको जो है सबसे सटीक जो है जब आप इसमें से सेलेक्ट करना है तो ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में मदद करेगा। अब देखिए, डी विकल्प क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि वो जिस वातावरण में रह रहा था शुरुआत से और आप उसी वातावरण को जो है बेस मानकर उसी के मातृभाषा में आप शिक्षा दे रहे हैं, तो ये आपका जो है
बहुत ही अच्छा जो है ऑप्शन होने वाला है और डी विकल्प जो है यही सही हो जाएगा। सबसे सटीक जो जवाब होगा वो यही हो जाएगा। बुनियादी स्तर मतलब जो प्राइमरी लेवल या प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाती है उसमें बच्चों को जो है मातृभाषा में ही सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है पहले से ही एक भाषा को समझते हैं। अब अगर मैं आपके सामने कोई नई भाषा लाकर, जैसे आप पहले दिन स्कूल गए, एडमिशन लिया और मैं आपको सीधा सीधा जो है इंग्लिश या उर्दू में पढ़ाने लगूँ जबकि आप जो है हिंदी बोलते हैं, तो आपको चीज़ें कैसे समझ में आएंगी। तो इसीलिए जो है आसपास के वातावरण से जो है वो जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि सभी लोग जो है मातृभाषा बोलने वाले ही होते हैं और टीचर भी अगर उसी भाषा में जो है शिक्षा दे रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है। अब श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है। देखिए, अच्छी लिखावट तो होनी ही होनी चाहिए और बड़े अक्षर में लिखना चाहिए। तो ठीक है, बड़े अक्षर में लिखें या ना लिखें ये भी कोई वो नहीं है, मोटे अक्षरों में लिखना ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो आप लिखें उसमें जो है स्पष्टता होनी चाहिए। जो सामने वाला बैठा है या छात्र बैठे हैं उनको जो है सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये सबसे सही विकल्प बी विकल्प हो जाएगा। इतना तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ये आप जो है समझ पा रहे होंगे। देखिए, एक्सप्लेनेशन में भी यही कहा गया है कि श्यामपट्ट लेखन का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है लेखन में स्पष्टता होती है, जिससे छात्र जो है श्यामपट्ट पर लिखी कोई भी जो है विषय वस्तु को आसानी और सुगमता पूर्वक जो है पढ़ सकते हैं। अगला सवाल देखिए, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, एक छात्र जो है वो देर से आता है तो आप क्या करेंगे। देखिए, क्योंकि आपको टीचर बनना है तो आपको उसी से संबंधित सवाल यहाँ पर दिए जाते हैं। सीडीपी में इसका नाम ही है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र होता है और बाल विकास। तो अब देखिए, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे। अभिभावकों को तो बिल्कुल सूचित करेंगे, लेकिन मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, सबसे सटीक जवाब आपको सुनना है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसे दंड देंगे, दंड नहीं देना है। कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि वो लेट क्यों आया, उसका कारण जानेंगे और उसको जो है कारण को या उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जो है कारण जानेंगे और ऐसा तो है नहीं कि उस पर कोई ध्यान ही नहीं देंगे। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, सर्वप्रथम शिक्षक द्वारा छात्र की कक्षा में देर से आने का कारण जानने का प्रयास करना चाहिए। तत्पश्चात उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम जो है उठाने चाहिए। नंबर का सवाल है, इसमें कहा जा रहा है कि विद्यालय में विद्यार्थियों को जो है कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। कैसे जो है आप अभिप्रेरित करेंगे विद्यार्थियों को। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, चुने गए अध्ययन के द्वारा, गहन अध्ययन के द्वारा या प्रासंगिक अध्ययन के द्वारा या शाश्वत अधिगम के द्वारा। अब देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा शाश्वत अधिगम के द्वारा, क्योंकि जब बच्चा कोई तेज जो है बच्चा जो है किसी चीज़ को रिपीट करता है, तेज़ी से बोलता है और उसको रिपीट करके पढ़ता रहता है तेज़ आवाज़ में, तो उसका ध्यान जो है नहीं भटकता है। तो यही आपका जो है सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। इसका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए, शाश्वत का अर्थ क्या है, प्रवचन, मतलब जो आपने बोला उसका जो है उसको समझना और उसको तेज स्वर में जो है पढ़ना। अतः शाश्वत अधिगम द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित किया जा सकता है तथा यह एक उचित और महत्वपूर्ण पहलू है। अगला सवाल देखिए, 5वें नंबर का सवाल है कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। तो व्यावसायिक कुशलता का विकास करना ही जरूरी नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, तो ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को जो है व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना, ठीक है, आगे चल के जो उनके जीवन में व्यवहारिक बदलाव होने वाले हैं उसको वो कैसे एडजस्ट करेंगे और कैसे उसमें जो है बिहेव करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी या सामाजिक जागरूकता के लिए नहीं होना चाहिए। तो इसका जो है डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। शिक्षा का जो मूल उद्देश्य होता है वो जीवन जीने की कला सीखना है, जिसमें विद्यार्थी व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार होता है। अगला सवाल देखिए, 6वें नंबर का सवाल है, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। अवांछित व्यवहार क्या होता है? मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि कोई विद्यार्थी किसी को गाली न दे और वो बार बार गाली दे रहा है, तो ये अवांछित व्यवहार है। वांछित क्या होता है? आप ये सोचते हैं किसी विद्यार्थी के बारे में कि वो अच्छे से पढ़े, तो ये वांछित व्यवहार है, और वो पढ़ता भी है तो ये आपका वांछित व्यवहार है। अगर जो चीज़ें आप नहीं चाहते हैं कोई विद्यार्थी करे और वो विद्यार्थी कर रहा है तो वो अवांछित व्यवहार है विद्यार्थी का, और इसको परिवर्तन करने के लिए हमें जो है सबसे प्रभावशाली पद्धति इनमें से कौन है ये आपको बताना है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि जो है विद्यार्थी को दंड देने से जो है समाधान नहीं हो सकता है, तो इसको जो है गलत कर दें। अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना, ये भी आपका बहुत हद तक सही नहीं होगा। देखिए, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना, मतलब वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है और
उसके जो है उसको जो है रिजॉल्व करना। तो सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि वो अवांछित व्यवहार जो है वो कर क्यों रहा है और फिर इसे हम दूर करेंगे। तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अधिकतर सवाल अभी आपके ऐसे पूछे गए थे इस पेपर में जो आप आसानी से जो है सॉल्व कर ले रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान से सवाल हैं। अब जवाब देखिए, बिना चारों ऑप्शन के पढ़े आप जवाब मत दीजिएगा दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम में बैठे और जैसे जो है क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद एक ही ऑप्शन पढ़ा, क्योंकि ऑप्शन वो भी सही लगता है तो उसको तुरंत सही करके आगे बढ़ जाते हैं और चारों ऑप्शन जो है पढ़ते नहीं हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जब भी एग्ज़ाम में बैठें तो आपको जो है चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं, इसके बाद ही आपको ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। देखिए सबसे पहले बालकों के अवांछित व्यवहार, मतलब जो आप अनवांटेड जो इसका बिहेवियर है वो क्यों कर रहा है, उसके कारण को जानना आवश्यक होता है। और उसके पश्चात जो है उस कारण को जो है समस्याओं के उपचार के लिए आपको प्रबंध करके ही बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना सबसे उचित तथा प्रचलित विधि है। याद रखिएगा, आपको कारण ही नहीं पता है तो आप उसको दंड देके सुधार नहीं सकते हैं। अगला सवाल देखिए 7वें नंबर का सवाल है। यहाँ पर कहा जा रहा है आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे। मान लीजिए आप एक टीचर है और आपको जो है टीचर्स डे पर कुछ विद्यार्थियों ने आपको एक बधाई पत्र भेजा है, तो आप क्या करेंगे ये आपको बताना है। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे कह रहा है, कुछ कैसे नहीं करेंगे, ये तो फालतू की बात हो गई। उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो उन्हें हम जो है धन्यवाद बोलेंगे, उन्हें हम थैंक यू बोलेंगे। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही ईजी सवाल था ये। देखिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है। अब जब एक विद्यार्थी ही असफल हो गया तो क्या समझा जाएगा, तो समझा ये जाएगा कि ये जो है, अब देखिए अगर आप सीटेट में देखेंगे तो वहाँ पर कहेगा कि मतलब एक शिक्षा तंत्र जो है यही आपका विफल हो गया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इस जो है पेपर में जो आंसर माना गया ये उसका व्यक्तिगत जो है ये असफलता है उसकी, ये आपको कहा जा रहा है। देखिए जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि जो है यह जो है उसकी व्यक्तिगत असफलता है। तो इसका डी विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो है तो इसमें देखिए थोड़ा सा यूपी टेट के आंसर में और जो है सीटेट के जवाब में थोड़ा सा जो है फेरबदल रहता है। अब देखिए कोई जब छात्र सफल होता है तो एक तो अब उसमें छात्र का भी योगदान होता है, इसके अलावा शिक्षक का योगदान होता है और स्कूल के एनवायरनमेंट का भी योगदान होता है। तो ये तीनों चीज़ें जो है ये किसी छात्र को असफल और सफल बनाती हैं। लेकिन अगर माना जाए तो 90% जो योगदान होता है ये विद्यार्थी का ही होता है, छात्र का ही होता है। इसीलिए यहाँ पर जो है व्यक्तिगत असफलता मानी गई है। देखिए जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि यह व्यक्तिगत असफलता है। विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्न कथन सही है। कौन कौन से कथन। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो, और विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती है। अगला सवाल देखिए, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। किसी विद्यार्थी की जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आज्ञाकारिता। ठीक है, आज्ञाकारिता, हर एक बात को मानना अपने टीचर के और अपने स्कूल के जो है सदस्यों का। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आज्ञाकारिता है, और आज्ञाकारिता मानव व्यवहार में सामाजिक प्रभाव का एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति स्पष्ट निर्देशों या किसी प्राधिकारी व्यक्ति के आदेशों का पालन करता है। एक बालक अपने माता पिता, शिक्षक तथा अपने बड़ों जनों की जो है आज्ञा का पालन करता है। अगला सवाल देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे। अब मान लीजिए कोई आप लेसन पढ़ा रहे हैं और असंबद्ध का मतलब जो है वो उस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, तो आप क्या करेंगे। तो आप सीधे सीधे जो है चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद कक्षा के बाद जो है उसके प्रश्न का उत्तर देंगे। क्या करेंगे, जब आप चैप्टर अपना कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो है उस विद्यार्थी की जो है बातों का आप जवाब देंगे तो डी विकल्प सही हो जाएगा। अगर वो उसी टॉपिक से संबंधित सवाल पूछता तो हम क्लास के दौरान ही जो है उसका जवाब देते और उसके प्रश्न का उत्तर देते, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक अलग है इसीलिए हम जो है लास्ट में उसके सवालों का जवाब देंगे। देखिए कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विषय वस्तु से असंबद्ध प्रश्न पूछने पर अध्यापक द्वारा कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देना सर्वाधिक उचित है, ताकि जो क्लास में एनवायरनमेंट जो क्रिएट हुआ है, जो शिक्षण प्रक्रिया चल रही है, उसमें किसी भी प्रकार का जो है अवरोध ना हो और अनुशासित रूप से शिक्षण कार्य चलता रहे। अगला सवाल देखिए, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। अब 12 वर्ष प्रसामान्य, ठीक है, प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में जो है क्या होना अधिक संभव है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा
अब जो 12 वर्ष का बच्चा है वो क्या करेगा कि वो जो है यहाँ पर देखिए कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, तो ये बिल्कुल जो है गलत हो जाएगा। वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, ये भी गलत हो जाएगा। अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, देखिए रुचियाँ सीमित नहीं रहेंगी। इसका जो सबसे सटीक जवाब होगा डी विकल्प, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ठीक है, अनुमोदन के लिए बेचैनी। अब देखिए ये क्या होता है, ये किशोरावस्था होती है आपकी जो है 9 से 12 साल की एज के लिए। बेचैनी पूर्व जो है किशोरावस्था इसको कहा जाता है, और इसका जो है प्रमुख लक्षण होता है क्या, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ये पूर्व जो है किशोरावस्था होती है। इस अवस्था का बालक औपचारिक शिक्षा द्वारा जो है समाज और संस्कृति के कुछ सरल और प्रारंभिक कौशलों को सीखता है, जैसे संबंध, निगमनात्मक तर्क करने की योग्यता और आत्म अनुशासन और सामाजिक अनुमोदन के नियम आदि का इसमें अधिगम करता है। अगला सवाल देखिए, विद्यालयों से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है, या विद्यालय से विद्यार्थियों का भाग जाने का कारण है। क्या कारण है, तो कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव है, या इसके अलावा विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव है, या विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, या समस्या के प्रति जो है शिक्षक की निर्दय अवृत्ति। अब मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है और कोई स्टूडेंट है जो बार बार उनसे सवाल पूछ रहा है, उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है और टीचर जो है वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, समस्या के प्रति जो है शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति, मतलब वो ध्यान ही नहीं देते हैं, तो जो है विद्यार्थी क्लास को बंक ही करेंगे। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, विद्यार्थी द्वारा विद्यालय से भागने की प्रवृत्ति के मुख्य कारण निम्न है। छात्रों की समस्याओं के प्रति जो है शिक्षकों की असंवेदनशील रवैया, विद्यालय के वातावरण का अप्रजातांत्रिक स्वरूप, छात्रों में सुरक्षा की भावना का अभाव, और शिक्षण कार्य का सुचारू रूप से न चलना। अगला सवाल देखिए, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या जरूरी है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे सटीक जवाब कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति करके दिखाएगा, ये बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, व्याख्यान नहीं करना है। और देखिए, व्याख्यान तो करना ही है, ठीक है, लेकिन समय समय पर जो है विद्यार्थियों को श्रमदान करने के या श्रम करने के अवसर भी देना पड़ेगा। तो यही आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। केवल आप जो है अच्छे अच्छे डायलॉग बोल के श्रम की स्फूर्ति का विकास नहीं कर सकते हैं। कभी टाइम आए तो विद्यार्थियों से जो है श्रमदान भी लेना चाहिए। देखिए, छात्रों को समय समय पर श्रम का अवसर देकर उनमें श्रम स्फूर्ति का विकास किया जा सकता है। इसीलिए आजकल विद्यार्थियों में NSS, NCC तथा खेलकूद जैसे कोर्स विद्यालय के पाठ्यक्रम में लाए गए हैं। अगला सवाल देखिए, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, अब इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा ये आपको बताना है। 14 नंबर का ये सवाल है और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए, देखिए बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकासों के लिए उत्तरदायी है। तो यही आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। जब आप एक बार सारे जवाब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा जवाब सही है, क्योंकि पढ़ने में ही जो है जवाब अच्छा लगने लगता है और सटीक लगने लगता है। देखिए, बाल विकास मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक होने वाले उनमें जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को कहते हैं, जब वे धीरे धीरे निर्भरता से अधिक स्वायत्तता की ओर बढ़ते हैं। अर्थात किसी बच्चे में संज्ञानात्मक, सामाजिक और नैतिकता के क्रमिक विकास को बाल विकास कहा जाता है, जो एक दूसरे के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला सवाल देखिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि अब बाल मनोविज्ञान कैसे बालक के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है एक टीचर को जाननी चाहिए, तभी उसको जो है अच्छे से वो शिक्षा दे सकता है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। कौन, बाल मनोविज्ञान। ठीक है, तो यह आपका डी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प को याद रखिएगा। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा शिक्षक बालक के व्यवहार को आसानी से समझ सकता है तथा अपना शिक्षण कार्य सुचारू रूप से जो है चला सकता है। आपके घर में एक छोटा सा बालक होगा, अगर आप बाहर उसको लेके लेटते हैं तो ऊपर देखेगा तारे, आप बताएं, वो पूछेगा क्या है, कहेंगे तारा है, तो फिर ये तारा क्या होता है, तो आप कुछ और बोलेंगे, फिर कहेगा ये क्या होता है, मतलब उसकी क्यूरियोसिटी, उत्सुकता जो है बढ़ती चली जाती है। तो टीचर को, अब देखिए, अगर टीचर को नहीं पता होगा कि इस एज में बच्चे यही सब जो है करते हैं, इनके अंदर उत्सुकता रहती है हर एक चीज़ जानने को, तो टीचर जो है उस पर उतना ध्यान नहीं देंगे और उसको जो है इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर टीचर को पता है कि ये सारी चीज़ें जो है नेचुरल है और जैसे जैसे विकास होता है ये सारी चीज़ें बालक के जो है माइंड में बैठती जाती हैं, तो शिक्षक जो है उसी प्रकार से जवाब देके इन सभी चीज़ों को जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में जो है सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है।
मतारोपण है या अंगीकरण है या अभिव्यक्ति है या अनुकरण है। तो इसका जो सही जवाब है अंगीकरण, मतलब आत्मसात करना। जो मानवीय मूल्य हैं धीरे धीरे चल के एक जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको जो है अंगीकृत कर लेता है। तो धीरे धीरे वो क्या करता है, उन मूल्यों को वो अंगीकृत जो है करता रहता है। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए राधा मुकुज जो है मुखर्जी ने लिखा है कि जो है मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य हैं जिनका अंतरीकरण सीखने या सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो बाद में व्यक्तिनिष्ठ मान तथा अभिलाषाएं बन जाती हैं। अर्थात मानवीय मूल्यों का पीढ़ी दर पीढ़ी अंगीकरण जो है होता रहता है और इसी प्रकार उनका विकास भी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। अगला सवाल देखिए, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए जो है शिक्षक को जो है अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो किस में होनी चाहिए ये आपको बताना है, बाल मनोविज्ञान की या बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की या विषय वस्तु के प्रति जो है विद्यार्थियों के मत की या उपयुक्त सभी की। देखिए बाल मनोविज्ञान की भी आवश्यकता होती है, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की भी और विषय वस्तु के प्रति जो है विद्यार्थी के मत की। तो ये आपका उपयुक्त सभी जो है जवाब सही हो जाएंगे। डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 18 नंबर का सवाल है, कह रहा है निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। मतलब एक जो है किशोरावस्था है, वयस्कावस्था है, बाल्यावस्था है या प्राक बाल्यावस्था है। इनमें से कौन से स्तर में जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। एक बार थ्योरी भी आपको पढ़ना है और मैं आपको नोट्स भी अगर आप कहेंगे तो मैं अपने टेलीग्राम पर जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसमें से कौन से स्तर में जो है बच्चा अपने समकक्षी वर्ग के जो है सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो ये आपका होता है पूर्व किशोरावस्था। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था की ये अवस्था होती है और ये जो है किशोरावस्था के अंतर्गत आती है 9 से 12 साल के बीच में। तो ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प ए जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए मनोचित्रण का संदर्भ है, मनोचित्रण का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए 19वें नंबर का सवाल है और मनोचित्रण का जो अर्थ है ये आपका है कि मन के प्रकार का जो है अन्वेषण। अगर मन में कोई चीज़ चल रहा है और उसको जो है अपने जो है पटल पर लाना, यही आपका जो है मनोचित्रण कहलाता है, याद रखिएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा अगर इसको इंग्लिश में आप पेपर पढ़ेंगे तो इंग्लिश में आपको आसानी लगेगी, क्योंकि हिंदी के लैंग्वेज जो है वो काफ़ी टफ होते हैं सीडीपी में और ये अलग अलग तरीके से भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में वो शब्द जो है एक ही टाइप से लिखा जाता है। तो आप एक बार जो है पेपर जब सॉल्व करेंगे तो आप जो है इंग्लिश में भी जरूर पढ़िएगा। देखिए प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है। तो जो है विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना। देखिए दूसरों के साथ लड़ना कहाँ से जो है प्रतिभाशाली होने का संकेत हो सकता है, याद रखिएगा। दूसरों के साथ लड़ना जो है ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो यही आपका सही हो जाएगा। देखिए कितना आसान सा सवाल था, आप जैसे ये ऑप्शन पढ़ेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए प्रभावशाली होने का संकेत क्या है, उसकी जो बुद्धि लब्धि है ये 130 के ऊपर होनी चाहिए। विचारों में जो है सृजनात्मकता होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए हर एक चीज़ को जानने की, और अभिव्यक्ति में जो है अनूठापन होना चाहिए। दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करना जो है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। देखिए बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है या महत्व देना उचित है, क्योंकि बालिका मतलब जो लड़कियों की शिक्षा है उसको महत्व देना उचित है, क्योंकि ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही जो है समर्थ होती हैं। तो ये आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन के लिए अगर देखें तो नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही जो है समर्थ होती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बालिकाओं की जो है शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसलिए बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है। साथ ही इससे जो है लैंगिक भेदभाव में जो कमी आती है। अगला सवाल देखिए, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। समन्वित शिक्षा की सफलता जो है निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर या पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर या शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर या शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो इसको जो है ये कौन किस पर निर्भर करती है ये आपको बताना है। तो ये पाठ्य पुस्तक जितना ही बढ़िया होगी उतने ही जो है संबंधित शिक्षा की जो है सफलता हो सकती है, याद रखिएगा। पाठ्य पुस्तक ही अगर जो है उत्कृष्ट नहीं है तो फिर कैसे चलेगा। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। तो सबसे अच्छा उपचार कौन सा है, कठोर परिश्रम का सुझाव आपको नहीं देना है, ये गलत हो जाएगा। ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन या निजी शिक्षण का जो है सुझाव या निदानात्मक जो है शिक्षण आपको करना है।
निदानात्मक शिक्षण क्या होता है? अगर कोई समस्या है उसको, तो उसका जो है निदान करना ही जो है निदानात्मक जो है शिक्षण होता है। तो यही आपका सही हो जाएगा। अगर कोई समस्या है किसी विद्यार्थी को, तो उसकी जो है समस्याओं का समाधान करना चाहिए, निदान करना चाहिए। पहले उसका पता लगाना चाहिए, फिर निदान करेंगे। तो ये अधिगम का सबसे जो है समस्याओं को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है। देखिए, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार जो है निदानात्मक शिक्षण द्वारा किया जा सकता है। साथ ही साथ भविष्य का निर्धारण भी सही दिशा में किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, कक्षा में भाषण देकर या उदाहरण देकर। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो अगर हम किसी बच्चे को जो है पुरस्कृत करते हैं तो उसका जो है मोटिवेशन और बढ़ जाता है, इसीलिए जो है वो और अच्छी पढ़ाई करके और अच्छे जो है कार्य करता है। तो ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसका जो है ये विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल देखिए, 25 नंबर का सवाल है। कह रहा है यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आपका अगर सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे, ये आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे, उसकी जो है इंसल्ट नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। परीक्षा में कम भी अंक नहीं देना है। आप उसके जो है अभिभावकों से बात करेंगे और उसको क्या परेशानी है ये जानने का प्रयास करेंगे। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आप जो है उसके अभिभावकों से बात करेंगे और उसकी व्यवहारिक समस्याओं का पता लगाएंगे और उसके अभिभावकों से बात करके जो है समस्या का समाधान करेंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहा है शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। शिक्षण का जो है सत्तावादी स्तर कौन सा है, ये आपको बताना है। तो शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर होता है, इसमें केवल और केवल जो है ये शिक्षकों पर ही केंद्रित रहता है। इसमें जो है बच्चों को ध्यान नहीं दिया जाता है। ये विकल्प जो है यही हमारा सही हो जाएगा। देखिए, शिक्षा का सत्तावादी स्तर जो है शिक्षक केंद्रित होता है, जबकि शिक्षक का प्रजातांत्रिक स्तर जो है ये छात्र केंद्रित होता है। जैसे जैसे छात्र को नीड होगी वैसे वैसे जो है शिक्षण कार्य होगा। लेकिन सत्तावादी में क्या होता है, शिक्षक को जैसे जैसे सुविधा होगी वो उसी हिसाब से उसमें कार्य करता है। चरित्र का विकास होता है। चरित्र का विकास कैसे होता है? इच्छा शक्ति के द्वारा, नैतिकता के द्वारा, बर्ताव और व्यवहार के द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए इसमें इच्छा शक्ति का होना भी जरूरी है, नैतिकता का होना जरूरी है और बर्ताव और व्यवहार भी होने चाहिए। तो ये आपका डी विकल्प जो है यही हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा। अगला सवाल देखिए, 28 नंबर का सवाल है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? कौन सा जो है शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर और स्मृति स्तर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? देखिए, आपको किसी में जो है विभेद नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। तो जो विभेदीकरण स्तर हो जाएगा ये आपका जो है शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं होगा, बाकी सभी जो है इसी के स्तर हैं। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, विभेदीकरण शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। इसमें छात्रों को बुद्धिलब्धि के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटने की एक प्रक्रिया है। अब आप जो है छोटे छोटे समूहों में बच्चों को बांट देंगे उनकी बुद्धिलब्धि के आधार पर और विभेदीकरण करेंगे, तो ये जो है शिक्षण अधिगम के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए जो है ये आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे, ये आपको बताना है। देखिए, उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, या उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर हैं या जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब उसके अंदर उत्तर देने के लिए जो है वो उत्साहित हो। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए, आपको ऐसे कोई प्रश्न पूछने ही नहीं है जिसके उत्तर वो ना दे पाए और उसका जो है कक्षा में उपहास हो जाए। देखिए, आपको उससे प्रश्न तभी पूछने हैं जब उसके अंदर जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाए और वह उत्तर देने के लिए जो है उत्साहित हो। तो डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए ये आपको बताना है। शिक्षक का बर्ताव जो है प्रशासनात्मक होना चाहिए या शिक्षाप्रद होना चाहिए या आदर्शवादी होना चाहिए या निर्देशात्मक होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा कि शिक्षक को जो है एक आदर्शवादी शिक्षक होना चाहिए। तो इसका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो आज के पेपर में हमने जो है आज के क्लास में हमने 30 प्रश्नों को देख लिया है, एक सेट हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले सेशन में हम अगले जो हमारे बाल विकास के प्रश्न होने वाले हैं 2014 के एग्ज़ाम में या 2011 के एग्ज़ाम में, उनको हम देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जल्दी जल्दी हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।